आज हमारे साथ जो गेस्ट हमने इनवाइट किया है हमारी पूरी टीम ने, उनका नाम है डॉक्टर फरहान अली सर, जिन्होंने डॉक्टरेट की है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, जिनको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वो एक्सेलरेट कर पाए अपने नंबर। Welcome to the new podcast of Logically Sensible, where two people meet, discuss and share. उसी थीम में आज हमारे साथ जो गेस्ट हमने इनवाइट किया है हमारी पूरी टीम ने, उनका नाम है डॉक्टर फरहान अली सर, जिन्होंने डॉक्टरेट की है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, जिनको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आज इनसे हम जो बातें करेंगे वो बोर्ड के हिसाब से करेंगे, जैसे 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे वो एक्सेलरेट कर पाए अपने नंबर्स को। सर वेलकम फरहान सर ऑन आवर शो। थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि इससे पहले, यहाँ आने से पहले आपने इस चैनल के बारे में या इस चैनल का एक आध वीडियो देखा है क्या? हमारे व्यूअर्स को बताइए, तो आपको कैसा लगा अगर देखा है तो? बहुत सारे वीडियोस देखे इस चैनल के। परविंदर सर का इंग्लिश के बारे में देखा, आशु मैम का बायोलॉजी के बारे में देखा, और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चों की जो अपनी खुद की क्वेरीज हैं किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, बोर्ड में वो कैसे स्कोर करें, कहाँ कहाँ वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इस चैनल के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से उन बच्चों तक ये सारी बात पहुँच रही है। और मैं सोचता हूँ कि आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। और आप जितने एफर्ट डाल रहे हैं ना, उससे केवल जो एकेडमी के बच्चों का फ़ायदा हो रहा है बल्कि अदर स्कूल के बच्चों का भी उससे फ़ायदा हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा एक काम है, ह्यूमैनिटी के लेवल पर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा काम है। कॉमन वेलफेयरनेस का ये काम है, और कॉमन वेलफेयर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में। शुक्रिया बहुत बहुत। सर कैमरे की तरफ देखिएगा या मेरी तरफ? कैमरे की तरफ, मेरी तरफ, ठीक है। इसके अलावा और कहीं नहीं, ठीक है। तो सर पहला सवाल हम शुरू करते हैं फरहान सर से। सर ये बताइए कि बायोलॉजी को मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर ना समझें कि एक सब्जेक्ट है, एक बर्डन है, तो बायोलॉजी को आप एक एज अ नॉर्मल फिनोमेनन के तौर पे आप कैसे बता पाएंगे लोगों को कि बायोलॉजी एक्चुअली ये है? देखिए फरहान सर, जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो हम समझते हैं कि बस बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। बेसिकली बायोलॉजी नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, बेटर टू से लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली स्टडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। लाइफ साइंस इंक्लूड मैनी मोर अदर सब्जेक्ट in the field of experimentation, in the field of tools and technique, diagnostic technique, and so many more field regarding the biology. जनरल लाइफ में जो भी हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग विच हैपेंड अराउंड अस, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल साइंस, तो एनवायरमेंटल साइंस इज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। And the basic concept of the environment, each and everything which present around us is called environment. It may include living things and non-living things. And all these two things directly or indirectly alter our life, impact our life system, and so many other activity of the life. For example, if the intensity of sunlight is so high, the pigmentation will change. Intensity of sunlight is slow, humid air, pigmentation affected, and each and everything which present around us is completely called environment. ठीक है। And direct effect of environment, ठीक है, altered activity of the plant, activity of the animal also. तो बायोलॉजी को केवल ये कह देना कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मेरी नज़र में ये सही नहीं है। बायोलॉजी, जब तक बायोलॉजी है तब तक लाइफ है, तो बेटर टू से लाइफ साइंस, नॉट ओनली से बायोलॉजी। ठीक है भाई, आज हमें एक चीज़, बहुत बड़ा एक लेसन सीखने को मिला फरहान सर से कि बायोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्ट बट बायोलॉजी इज अ लाइफ साइंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में कि एक्चुअली बायोलॉजी है क्या, मतलब बायोलॉजी किन किन अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। मतलब मैंने सुना है जूलॉजी भी होती है, बॉटनी भी होती है, तो इनका क्या रोल है बायोलॉजी को क्रिएट करने में?
देखिए फरहान सर, इस चैनल के ज़रिए से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मैं भी अपनी बात पहुँचा सकूँ लोगों तक। जी जी जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में रहता है कि बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है, जी। कोई भी आके पढ़ा देगा, डिलीवर कर देगा कोई भी मटेरियल। तो ये कॉन्सेप्ट ही बड़ी गलत है। मैं ये मानता हूँ कि बीइंग एज अ बायोलॉजी टीचर कि बायोलॉजी का जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, वो इस तरीके से मॉड्यूल डिजाइन है कि उसमें पास होना तो आसान है थोड़ा, ठीक है। कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन बायोलॉजी को समझना कल भी डिफिकल्ट था, आज भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि द बाउंड्रीज ऑफ द बायोलॉजी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड, सो वास्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो हमें केमिस्ट्री की डीप में उतरना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से कहोगे कि अक्सर आपने सुना है कि लोग कहते हैं ग्लूकोज की बोतल चल रही है पेशेंट को। बिल्कुल सही, बिल्कुल चलिए, ग्लूकोज की बोतल चल रही है और एक पढ़ा लिखा पर्सन भी तमाम एफर्ट के बाद वो पढ़ता रहता है, यार इसमें ग्लूकोज कहाँ लिखा, ग्लूकोज कहाँ लिखा। जी। फिर वो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट से अलग हट के आता है, किसी अच्छे बायोलॉजी टीचर से पूछता है, तो वो कहता है भाई साहब ग्लूकोज का ही दूसरा नाम जो है हेक्सोज शुगर है, ठीक है, और उसी को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अब डेक्सट्रोज उसमें लिखा है। जी 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 जी। इसी तरीके से आप अगर ग्लिसरीन की बात करो, अब आप कह रहे हैं हम ग्लिसरॉल बोलेंगे जाके कहीं, तो अगर आप जो है ना कॉस्मेटिक की दुकान पे बोलते रहो कि भाई साहब ग्लिसरॉल चाहिए, ग्लिसरॉल चाहिए, कोई नहीं दे पाएगा। जैसे ही आप बोलेंगे हमें ग्लिसरीन चाहिए, वो दे देगा। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत वास्ट हैं। ठीक है। अगर हम जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री के डीप में उतरना पड़ेगा। हमें पहले समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री में पहले कंट्रीज के नाम क्या थे और मॉडर्न सिनेरियो में नाम क्या है। अच्छा। हमें अर्थ साइंस के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, तो हमें थोड़े इंग्लिश सब्जेक्ट में डीप में जाना पड़ेगा। सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होती है, ये बायोलॉजी में है। हाँ, ये एडजेक्टिव कहाँ यूज होंगे, ए एन द कहाँ यूज होगा, आर्टिकल्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बायोलॉजी बेसिकली बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम और थोड़ा डीप बात करें बायोलॉजी की, अगर हमें फिजियोलॉजी में जाना है तो हमें टूल्स एंड टेक्निक भी पढ़ना पड़ेंगे, हमें पीएच मीटर का भी पढ़ना पड़ेगा, हमें केमिस्ट्री में उतरना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो हमें फिजिक्स को समझना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मोल्स क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट इन माय ओपिनियन। बायोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड कंटेन मेनी मोर सब्जेक्ट। हाँ, एज अ सिंगल सब्जेक्ट अपने आप में बायोलॉजी समुद्र की तरीके से है। अच्छा। उसकी ना तो आज तक किसी को समुद्र की अगर बात करें तो किसी को बायोडाइवर्सिटी नहीं पता। लोगों का तो ये है कि थोड़ी आज के दौर का एक बड़ा बैड लक कह लें हम नव युवाओं का, सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। एक्चुअल ये सिनेरियो चल रहा है फरहान सर। तो इसको हम हर तरीके से चेंज करना चाहते हैं। अच्छा। क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। हमारा मानना यह है पर्सनल कि अगर आपकी एजुकेशन से सोसाइटी का कोई फायदा नहीं हो रहा है, नेशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिस्टम का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हैं, ये तालीम की खर्चों की रसीदों के अलावा कुछ भी नहीं साबित होंगे। भाई आपके काम से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। और रियल एम ऑफ एजुकेशन यही है कि आपके पढ़ने लिखने से फायदा किसको किसको होना चाहिए। अगर आपकी एक जॉब आ जाती है तो ये तो एक हुनरमंद लोग, कोई स्किलफुल लेबर को भी जॉब मिल जाती है, वो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। तो पढ़ाई के कई सेक्टर हैं, उन सेक्टर में, सॉरी टू इंटरप्ट, आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो एजुकेट हो रहे हैं और आप कितने लोगों की जिंदगी बदल पा रहे हैं, ये है पढ़ाई। एक्चुअली पढ़ाई है। उस एक्शंस को आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारी पढ़ाई से किसको किसको फायदा होगा और होना चाहिए। एक अलग फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि एक पेशेंट है, उसकी इकोनॉमी वीक है, तो हम उसको जेनरिक दवा तो नहीं, एक अच्छी दवा लिख सकते हैं लेकिन सस्ते ब्रांड की लिख सकते हैं। हम उसको रिक्वायर्ड टेस्टिंग ही करा सकते हैं, और टेस्टिंग की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करा सकते। तो ये भी इनडायरेक्टली हमने उसको एक फायदा पहुंचा लिया। दैट इज द रियल एम ऑफ एजुकेशन। हम उसको बहुत ही, अगर गरीब है और हमारे पास कोई सैंपल की दवा रखी तो हम उसको सैंपल की दवा भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एज अ गेस्ट किसी डॉक्टर को ना बुलाएं, क्योंकि अगर वो डॉक्टर अगर
ये देख लेगा तो वैसे ही हमारे पॉडकास्ट पे नहीं आएगा कि हम उसे सही रास्ता बता रहे हैं ना कि उसे गलत रास्ता बता रहे हैं। एक्चुअली जोक अपार्ट तो ये सही है, आप इसको कंटिन्यू करिए सर। तो मतलब हम ये भी उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक बायोलॉजी का पार्ट है। मतलब अगर हम सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं और चेंज ला रहे हैं लोगों के अंदर, सारा बायोलॉजी के पार्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बायोलॉजी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सुना, गंगा एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, यमुना एक्शन प्लान चलाया, दैट्स इट द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, डिफरेंट टाइप के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सारे बायोलॉजी के ही पार्ट के अंदर आते हैं सर। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटरी प्रॉब्लम है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, इवन साइकोलॉजिकल इश्यूज आल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। सोशल मीडिया के जो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर पड़ रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बच्चे हैंगओवर हो रहे हैं यूट्यूब को देख के, बार बार एक ही चैनल को देख के, और उसी कैरेक्टर में अपने आप को जी रहे हैं। तो इन सबका सोल्यूशन जो है बायोलॉजी की फील्ड में है, अलग अलग तरीके से। साइकोलॉजी भी बायोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी भी। ग्रेट। तो आज हम इवन साइकोलॉजी स्टडी इन आर्ट साइड, ह्यूमैनिटीज में भी उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन उसके जो बाउंड्रीज हैं वो बायोलॉजी के बगैर अधूरी हैं, इनकम्प्लीट है। एक्चुअली आज पॉडकास्ट में जो हमने फरहान सर को बुलाया है, डॉक्टर फरहान अली सर को, तो आज हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी दूर होने वाले हैं। मतलब कहीं ऐसा होता है ना कि हम छोटे हैं, छोटे से बड़े हो गए, बड़े से हमने शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, और हमें वही कॉन्सेप्ट जो हमारे टीचर्स ने बता रखा था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनके पास, जो उन्होंने हमें समझा रखा था, हम आज तक उनको दिमाग में लिए हुए हैं। देखिए फरहान सर, कॉन्सेप्ट की बात करें तो आजकल ये यूट्यूब चला है और सोशल मीडिया है, इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स ज़्यादा हैं, जैसा कि हमने अभी आपको इनिशियल वे में बताया कि लोग सुनते कुछ हैं, करते कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करें, जैसे किसी ने कहा ये प्रोडक्ट लोकल है, तो लोकल प्रोडक्ट हमारी इमेजिन क्या चल रही है, इन्फीरियर दिमाग में, बिल्कुल, या घटिया, डुप्लीकेट दिमाग में हम ये सोच रहे हैं, जबकि लोकल प्रोडक्ट का मतलब वो सारे प्रोडक्ट जो झांसी या नियर अबाउट सिटी के आसपास बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए हजारी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बीएचएल में बन रहा है, तो लोकल प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं घटिया प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा का एग्जांपल ले लो, ठीक है, एगेव के नाम से जानते हैं बॉटनी में उसको। जी। अब उसको कहा कि बालों के लिए यूजफुल है, फेस के लिए यूजफुल है। आपने ये तो स्टडी करी नहीं कि विच स्पीशीज ऑफ एलोवेरा यूजफुल फॉर फेस, और उसका पीएच क्या है, आपकी स्किन का पीएच क्या है, आपकी स्किन का टोन क्या है, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी क्या है। डायरेक्ट यूट्यूब में आपने देखा और अप्लाई कर लिया। भाई तो, आप सुन रहे हैं ध्यान से कि तो क्या ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। डायरेक्ट वी कैन नॉट बी अप्लाई एनी प्रोडक्ट ऑन अ फेस और हेयर, इट मे बी हार्मफुल और समटाइम मे लीथल। आप इंडिजिनस इलाकों में चले जाएं तो मशरूम होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, मशरूम बहुत सारी उसकी इंडिजिनस स्पीशीज हैं, दे आर पॉइजनस। अब लोगों को नॉलेज नहीं है, उसको मशरूम समझ के खा लेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाती, कभी कभी डेथ का कॉज बनती, अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं उसके। तो इसका मतलब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, yes. इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, राइट भी हो सकती है वो। जैसा कि अक्सर जुमला होता है, आधा ज्ञान जी का जंजाल। बिल्कुल, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। यस। क्योंकि होता क्या है कि आपने उसका जवाब पहले दे दिया जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था, बट आप अब थोड़ा अपने शब्दों में मुझे बताइएगा, विच ऑप्शन इज बेटर। मतलब किताबें, क्योंकि आज के जमाने में हम बहुत ज्यादा मतलब वास्ट हो गई है, मतलब हर एक चीज, मतलब आप एक चीज मांगिए आपको 1000 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो विच ऑप्शन इज बेटर, हमारी किताबें बेटर हैं हमारी पढ़ाई करने के लिए या यूट्यूब? सर ये एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा। बात करें तो बुक्स आर बेटर, अच्छा, एज कंपेयर टू यूट्यूब। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो आप एक पर्टिकुलर कंटेंट सर्च करेंगे और आपको उस कंटेंट से रिलेटेड एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये YouTube पे डाला विच इज अ कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, तो आंसर आ गया फीमेल एनोफिलीज। लेकिन अगर हम आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में मलेरिया पैरासाइट का भी कैरियर आ रहा है, डेंगू का भी आ रहा है, चिकनगुनिया का भी आ रहा है, और मल्टीपल आपको अदर इंसेक्ट मिल जाएंगे जो बहुत सारी डिजीज के कैरियर हैं। यानी आपकी नॉलेज का स्पेक्ट्रम जो है वो इलेबोरेट होगा, स्पेक्ट्रम वाइड होगा और मल्टीपल नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो यूट्यूब और आंखों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बीइंग एज अ बायोलॉजी टीचर मैं रिकमेंड करूंगा कि बुक्स आर फार बेटर। तो सर यूट्यूब
को मतलब यूट्यूब आप हमें बता दीजिए कि बुक्स कैसे फायदेमंद है। जैसे आपने बोल दिया बहुत सारे ऑप्शन है, तो अगर बुक्स में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो कहाँ रेफर करेगा, और टीचर अगर अवेलेबल नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी रिकमेंडेड और ऑथेंटिक बुक्स होंगी वो आपको सेंट्रल लाइब्रेरीज के अंदर और अच्छी लाइब्रेरीज के अंदर और स्कूल लेवल की भी लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल होंगी। ओके। और उसको कई ऑथर ऑर्गेनाइज करते हैं। बुक की कई बार फरहान सर प्रूफ रीडिंग होती है, जी। उसके बाद भी डिस्क्लेमर लिखता है राइटर, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्ट ऑथर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने जर्नल में भी बात रखते हैं, हमारे 5-6 जर्नल इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुए हैं, आपके खुद के हाँ, भी। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो आज भी ईमेल आता है, उसका हम बोल्डली जवाब देते हैं अपने गाइड के साथ। हमारी जो गाइड है डॉक्टर कुसुम सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर। जी। और लाइफ में माँ बाप के बाद और उस खुदा के बाद, उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर के बाद अगर कोई हेल्पफुल रहा है तो मेरी लाइफ में मेरी मैम का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने हमें बीइंग एज अ टीचर भी ट्रीट करा, कभी ज़रूरत पड़ी एज अ दोस्त भी ट्रीट करा, बच्चे की तरह भाई भी बनाया, और हर तरीके का सपोर्ट आज भी मेरा है, और उनका मेरी लाइफ में हर तरीके का सपोर्ट आज भी है। वेरी नाइस। और ये जो बोलने की हिम्मत है वहीं से ही डेवलप हुई है, मतलब कुसुम। और हाँ, डॉक्टर कुसुम सिंह। और वो एक जुमला अक्सर कहती थी, मैं बच्चों में भी मैं जुमला सर्कुलेट करता हूँ, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। वेरी नाइस। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आम शब्दों में और सरल भाषा में भी लोग समझ लें कि शिक्षा के ऊपर संस्कार हमेशा हावी हो जाते हैं। तालीम की कमी को तरबियत तो पूरा कर सकती है, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती, जिस पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। बड़े बड़े स्लोगन है, शिक्षा भी और संस्कार भी। तो संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है, जिसको हम दूसरे वे में कहें फरहान सर कि सेटिस्फैक्ट्री लाइफ इज बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ। जो संस्कार नहीं होते, आदमी सक्सेसफुल हो गया लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, तो तमाम इश्यूज होते हैं और वो फिर हर लेवल पे जाते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो करप्शन को लीड करते हैं। एक्चुअली संस्कार अगर होंगे तो ही हम शिक्षा को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इनकलकेट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। एक्चुअली मेरा मतलब यहाँ पर मुझे रोल कम लग रहा है आज, क्योंकि फरहान सर काफ़ी अच्छे, मतलब हाँ, मैं बताना भूल गया कि मेरा नाम भी फरहान है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और जो आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम भी फरहान है, बट फर्क जमीन आसमान का है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल एक होस्ट नहीं सर, ये तो आपका बड़कपन है, फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क नहीं सर, मुझे ये बात मुझे बोलने दीजिए। आई नेवर थिंक कि माई वे इज हाईवे, मैं कभी नहीं सोचता हूँ, और ये सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। अगर आप ये सोचेंगे कि आप ही को सब कुछ आता है तो आप कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सर, आप मुझे अच्छा एक बार मैं तो बच्चों से भी सीख लेता हूँ। आप मुझे एक बार बताइए, अगर मैं क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की तारीफ कर रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं विराट कोहली की तारीफ कर रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? बताइए ना। अगर मैं अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ? अगर मैं शाहरुख खान की तारीफ कर रहा हूँ झूठ बोल? अरे मेरा फरहान सर, आप उसको अदर वे में ले गए। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके लिए बोल रहा हूँ कि मैं सर के लिए बोल रहा हूँ कि नाम एक है बट काम बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। और काम क्या, मतलब संस्कार में तो मैं कहूंगा कि शायद हम दोनों क्या ज्यादातर लोगों को, मैं संस्कारी लोगों को ही बुला रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअली, कि ये बहुत ऊपर है। डॉक्टर फरहान अली और इनका नाम जो है और इनकी नॉलेज जो है, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं इनके बारे में बता सकता हूँ, बट हमारे पास वक्त की कमी है। ये प्रैक्टिकल इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब मैं बाइज नहीं हूँ कि ये मेरी तारीफ कर चुके हैं तो इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ। ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बट होता क्या है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो हम वो चीज़ जो सर्व करना चाहते हैं वो प्रॉपर अपने हिसाब से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्टेड हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से, कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्टेड है अपने संस्थान से जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी मर्यादाओं से भी जुड़े हुए हैं। सर, अगला सवाल अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपसे सवाल पूछूं सर। यस सर। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आपकी नज़र में बायोलॉजी बेहतर है, और है तो क्यों है अदर सब्जेक्ट से? मतलब आप सवाल समझ गए होंगे। आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं 20 सालों से, करीब 20 साल से ज़्यादा से, और काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं भाई। 10th 11th 12th पढ़ाना इतना एक आसान नहीं होता भाई। देखिए फरहान सर, अगर आप ये सवाल करेंगे और हम जेन्यून आपको बिल्कुल सही आंसर दें, तो मैं कभी भी बच्चों के ऊपर बायोलॉजी इंपोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बच्चों की भी व्यूज लेता हूँ। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है, उसका एक IQ लेवल है। हर बच्चा अपने कैरियर को ब्राइट बना सकता है। वो आर्ट्स भी ले सकता है जी, वो कॉमर्स भी ले सकता है, वो बायोलॉजी भी ले सकता है, और वो मैथ भी ले सकता है जी।
तो सीधी सी बात ये है, गालिब का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि ये गुनाह सारी उम्र करते रहे, ये गुनाह सारी उम्र करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। बताइए। एक बच्चे की कैपेसिटी कुछ और है और पेरेंट्स और कई बार कुछ टीचर भी उसको गलत डायरेक्शन में मोटिवेट कर देते हैं। एक बच्चा फॉर एग्जांपल जो आईआईटी का जी एग्जाम दे रहा है, वो आईटीआई के लायक नहीं था। हम वहां बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं जी, हम उसको एक्चुअल उसकी वर्थ याद दिला रहे हैं कि आपकी कैपेसिटीज ये हैं। वो अगर नॉर्मल पढ़ाई करता, सिविल सर्विस की तैयारी करता, तो हो सकता था वो ऑफिसर बन जाता जी। लेकिन वो आईआईटी 2 साल 3 साल वो बर्बाद करते हैं बच्चे, फिर वो कहीं प्राइवेट स्कूल में फिर वो इंजीनियरिंग करते हैं और उनका कैरियर और ज़्यादा एलेबोरेट हो जाता है। फरहान सर, आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बायोलॉजी लिए हुए है, और क्या आप मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं मैं, क्या उसके पास नीट क्लियर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? सर, बच्चे के पास नीट के अलावा बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली स्टेज में आपको बताया कि बायोलॉजी सब्जेक्ट नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट। आज के दौर में बायो से रिलेटेड बहुत सारे फील्ड्स हैं और बच्चा अपनी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में है, तो वो बायो केमिस्ट्री से भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। बायो केमिस्ट्री इज द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, स्पेशली एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोनल प्रोफाइल को समझने के लिए आपको बायो केमिस्ट्री समझना पड़ेगा और उसके बगैर हार्मोनल प्रोफाइल आप समझ ही नहीं सकते। और बायो के बच्चे के अगर कैरियर की बात करें तो उसके साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर कोई बच्चा एक नीट करके एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या बीएडीएस नहीं करना चाहता, तो भी बहुत सारी फील्ड है। फार्मेसी की फील्ड हमेशा बायो की एक अच्छी फील्ड रही। फॉरेंसिक साइंस है, उसको हम लोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सर फॉरेंसिक साइंस को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा बहुत कि बच्चे कैसे उसमें करियर बना? हाँ, फॉरेंसिक साइंस का एक तो सर डिफरेंट टाइप की एलआईयूज में भी होता है और इंडियन खुफिया एजेंसीज के अंदर भी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स का स्कोप है। और पैटर्निटी कॉन्सेप्ट की बात करें, मैटरनल और पेरेंटल डिस्प्यूट जो बच्चों को है, आपने बड़ा एक कॉमन सा टर्म सुना होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बिल्कुल, हाँ, सुना है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में रियल क्रिमिनल को समझने के लिए फॉरेंसिक साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आज के दौर में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत ही फायदे भी इसको लोगों को हो रहे हैं और बहुत सारे डिस्प्यूट जो है ना क्राइम सीन से जो डीएनए मिलता है उसके बेस पे हम लोग रियल क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं। ऑथेंटिक होता है कि थोड़ा सा ऑथेंटिक होता है, मैनिपुलेशन इज डजंट मैटर, बट जो सिस्टम है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो ऑथेंटिक है और बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अगर ये मतलब अच्छे से किया जाए तो हम एक्चुअल जो कल्प्रेट है उस तक पहुंच सकते हैं 101% पहुंच जाएंगे। और एग्रो फॉरेस्ट्री की फील्ड है, पोल्ट्री कल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है। आजकल एक नया ट्रेंड चला, आपने सुना होगा, लोग इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जी जी सुना है, सीवेज ट्रीटमेंट है। तो ये सब बायोलॉजी की न्यू फील्ड्स हैं और इनमें एक बहुत ही अच्छा स्कोप है हर बच्चे के लिए है। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को 20 सेकंड या 30 सेकंड में समझा सकते हैं कि एक्चुअली है क्या? एक्चुअली सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे आज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो कि लोगों को फेक न्यूज फैला के और एक अच्छा पैसा और मोटा मुनाफा कमा रही है। जी, जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि बस हमने मैन्योरिंग कर दी और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। जी जी, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंडिजीनस। उसमें जो हम सीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इंडिजीनस होना चाहिए, कल्टीवेशन का सिस्टम भी इंडिजीनस होना चाहिए। अगर इवन पेस्ट का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है, हम उस पर कोई केमिकल स्प्रे नहीं करेंगे। अगर फसल के ऊपर कोई इंसेक्ट ने अटैक कर दिया है, अगर हम बायो की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हम बायो पेटेंट पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम डीडीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अगेंस्ट हो गया सर। हम जिंजर और गार्लिक का एक्सट्रैक्ट निकाल के स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे इंसेक्ट किल हो जाते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट भाग जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अंतर्गत आता है। हाँ, अंतर्गत आता है, उसका पार्ट है ये। जी जी, आपने सुना होगा, बच्चे उसको एक इंसेक्ट होता है हेलीकॉप्टर कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई। जी जी जी, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एक एजेंट है, वो डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज और फ्लाइज के लार्वा को इनगल्फ कर जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होता है तो वो भी किसान को बियर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं
सोचना है। नहीं, वो तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, वो तो फिर आर्टिफिशियल कल्टीवेशन हो गया। वो तो आर्टिफिशियल कह लो या केमिकल कल्टीवेशन कह लो, एक ही बात है। हम लोग ये समझते हैं कि बस गोबर की खाद डाल दी, मैन्योरिंग हो गई, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ही लंबा और लेंदी प्रोसीजर है, उसमें हमें बड़ा डीप में जाना पड़ेगा। एक तो सॉइल की पहले टेस्टिंग आएगी, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल आप कलर के इंडेक्स से देखेंगे, सॉइल अलग अलग कलर की होती है, आपको पता होगा कि वो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पे डिपेंड करती है। कहीं रेड सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं ब्लैकिश है, और कहीं बिल्कुल डार्क ब्लैक है, कहीं येलोइश है, कहीं वाइटिश है। द कलर ऑफ द सॉइल बेसिकली डिपेंड्स ऑन विच इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉइल। अच्छा, अब तो मुझे तो बड़ी प्रैक्टिस थी, अब तो प्रैक्टिस छूट गई क्योंकि बॉटनी सब्जेक्ट रहा नहीं तो मैं लीफ देख के फरहान सर बता देता था कि इसमें किस मिनरल्स की कमी हो रही है। फास्फोरस कम हो रहा है कि आयरन कम हो रहा है या कैल्शियम कॉपर कम हो रहा है। तो किसी डिवाइस से देखते थे आप? नहीं, डिवाइस नहीं, उसके सिम्टम्स Actually? होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक लीफ येलो हो गई, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन की डेफिनेशन भी अलग होती है, सिम्टम भी अलग होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से अगर लीफ येलो हुई तो येलोइंग ऑफ लीफ कहते हैं, और अगर सनलाइट की कमी से लीफ येलो हो गई तो उसको इटियोलिसिस कहते हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमन पैथोलॉजी है, बिल्कुल सिमिलरली प्लांट पैथोलॉजी है, और उसका एक बड़ा अपना स्कोप है। सर एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक सवाल है जो मैं आजकल थोड़ा सा 11th के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें लिबर्नम टॉप करके एक पोएम है जिसमें मैंने भी पढ़ाया बच्चों को। तो उसमें जब पतझड़, जब ऑटम आता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन से टर्न हो जाती है येलो। तो वो आप कब बता पाएंगे कि ये नेचुरल फिनोमिना है, कि ये जो आप डेफिशिएंसी बता रहे थे अभी, ये आप देख के कैसे बता पाएंगे? देखिए सर, लीफ में जो लीफ फॉल होता है वो एक प्लांट की नेचुरल फिनोमिना है, और वो सीजनल प्रोसेस है। ठीक है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में जनरल वे में बात करें, जैसे आपने एक टंकी देखी होगी, तो एक लाइन पानी ऊपर ले जा रही है और एक ला रही है। ठीक ह्यूमन बॉडी में ऐसी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। तो एक ब्लड वेसल्स का काम है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करना, और दूसरे का है कलेक्शन करना। अच्छा। ठीक इसी तरीके से प्लांट में भी दो टिश्यूज दिए नेचर ने, गॉड ने। ठीक है, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। ठीक है। तो जैसे ही ऑटम सीजन आता है, फ्लोएम को हम फूड कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो लीफ आपने देखा होगा कि स्टॉक एक डंडी सी रहती है, उससे जुड़ी रहती है, जिसको पीटियोल कहते हैं। अच्छा। वहां के जंक्शन पे सबसे पहले एक एब्सेशन लेयर बन जाती है। एब्सेशन का मतलब आम बोलचाल में होता है रोक देना किसी चीज को, हैम्पर्ड कर दो, स्टॉप कर दो। फूड का कंडक्शन रुक जाएगा, लीफ सडनली येलो नहीं होगी, धीरे धीरे येलो होगी। ये नेचुरल प्रोसेस बता ये नेचुरल प्रोसेस है। और सडनली एकदम एक ही 2 दिन में येलो हो ही जा रही है, फिर एकदम लीफ जो है फॉल कर गई, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का कॉज है। तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और ऐसे प्लांट को हम पतझड़ वाले प्लांट, डेजिडुअस प्लांट कहते हैं। हर प्लांट के अंदर ये सिस्टम नहीं होता। एक स्पीशीज है प्लांट की, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, वो ज्यादातर कॉमनली एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं। कई सालों तक पत्तियां हरी भरी रहती हैं, 12मासी जिसे कहते हैं। नहीं, 12मासी तो एक एक्चुअली बॉटनी आपने नहीं पढ़ी, वो तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, कैथरेंथस रोजियस उसका नाम है। अच्छा, एक ऑर्नामेंटल प्लांट की कैटेगरी में आता है। हमने जैसा कि आपको स्टार्टिंग से बताया कि ईच फील्ड ऑफ द बायोलॉजी इज वेरी वास्ट। उसे कुछ टेक्निकल टर्म में और कुछ डेफिनेशन में समझना मुश्किल ही नहीं, और अगर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो हम कहेंगे बायो के साथ बॉटनी, जूलॉजी और हमारी अपनी खुद की फील्ड के साथ एक नाइंसाफी होगी। बिल्कुल सर, ये तो मुझे इसका आंसर मिल गया, बट मुझे थोड़ा सा सर ये बता दीजिए कि बायो मतलब बायोलॉजी का जो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी, तो इनमें क्या फर्क है? एक 10-10, 20-20 सेकंड में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता देंगे तो एक्चुअली एज क्लियर एज नेम, अगर लिटरली मीनिंग की बात करें, जूलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, जू मींस एनिमल्स, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी एंड द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब उसमें सारे एनिमल्स हैं, बॉटनी, और बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोलॉजी। जूलॉजी प्लस बॉटनी कलेक्टिवली कॉल्ड बायोलॉजी। हिंदी में बात करेंगे जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान। जीव में हम प्लांट भी लाएंगे और एनिमल भी लाएंगे। एनिमल साइंस को भी हम ऐसे कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी। बॉटन मीन्स हर्ब, हर्ब मीन्स प्लांट। सर मैंने अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक काफ़ी फेमस हमारे टीचर हैं विनोद वर्मा सर, जो एसएसटी पढ़ाते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले उनका भी सर पॉडकास्ट किया था। तो सर मैं उनसे भी एक सवाल पूछ रहा था कि ज्योग्राफी में जो मिट्टी होती है, जैसे अभी आप समझा रहे थे, मिट्टी काली भी होती है, ब्राउन भी होती है, ब्लैकिश भी होती है, थोड़ी डार्क होती है, लाइट होती है। तो बायोलॉजी और ज्योग्राफी
में कुछ ऐसा रेलेवेंस है कि हम दोनों को एक ही वे में आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कर पाएं और उसको काम कर पाएं कि बायोलॉजी का अलग है और नहीं फरहान सर, जैसा कि आपने सवाल किया, मैं उस सवाल के जरिए से आपको बताना चाहूंगा। बायोलॉजी की फील्ड मैंने बताया कि कोरिलेट है, इंटरकनेक्टेड जिसको कहते हैं, हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अर्थ साइंस भी हम लोग पढ़ते हैं जी। जब हम सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो सॉइल साइंस जस्ट लाइक द अर्थ साइंस थोड़ा सा और डीप हो जाएगा। तो हम सॉइल, अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर में जाते हैं तो फिजिकल फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिकल फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर में हम पूरा सॉइल टेक्सचर पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल, इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल, मिनरल मैटर ऑफ सॉइल उसमें आ जाएंगे, और सॉइल वाटर और सॉइल एयर आ जाएगा। इतना कंटेंट हम उसमें पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। और हर एक स्टेट की सॉइल का मिनरल्स टेक्सचर अलग है, ऑर्गेनिक टेक्सचर अलग है, और वो उसके वहाँ के क्रॉप के कल्टीवेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है। ठीक है, वेरी नाइस। जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था कि आप यहाँ पर दो फरहान बैठे हुए हैं जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक फरहान डॉक्टर फरहान अली और एक फरहान एक नॉर्मल इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर और आपका लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म को शुरू करने वाला होस्ट आपका। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और नॉट ओनली टुडे बट इन द प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल, और जो अपकमिंग पॉडकास्ट हमारे लाइनअप हैं हम उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सर, मेरा एक सवाल जो मेरा पर्सनल है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि आप उसमें कंफर्टेबल फील करें या ना करें, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसका सर बिल्कुल, जैसे आपने अभी तक पॉजिटिवली सारे सवालों के जवाब दिए, इसको भी आप ऐसे ही देंगे। सर, आपकी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई वो यूपी बोर्ड से हुई है, और अगर मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं तो सर इसका जरा सा भी मतलब नहीं है कि यूपी बोर्ड के लोगों की कम्युनिकेशन वीक होती है। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं। मैं एक्चुअली जो समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो यूपी बोर्ड के भी हैं, एमपी बोर्ड के भी हैं। तो सर सवाल ये है कि आपकी जो पढ़ाई शुरू हुई वो ही यूपी बोर्ड से शुरू, एक गाँव से, छोटे से कस्बे से, फिर आप सर एक यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर्स की, फिर आप वहां से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपने पीएचडी की वहां से, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने लगा है, और अब आप एक प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल, दैनिक जागरण ग्रुप का झांसी का सबसे बड़ा स्कूल जय एकेडमी, आप वहां पे बायोलॉजी के इकलौते टीचर हैं जो 10th 11th और 12th को अकेले देख रहे हैं इतने सारे सेक्शंस को। सर, ये जो जर्नी रही उसमें क्या हाईज एंड लोज आए, क्या खट्टा और मीठा एक्सपीरियंस रहा, वो साझा करिए सर आप अपना हमारे। देखिए फरहान सर, जब मैं यहाँ झांसी आया तो सबसे पहले मैं जय एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ। जय एकेडमी की टीम ने मेरी वर्थ को पहचाना और मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उसके एलेबोरेशन के लिए, उसकी इंकलाब के लिए, उसके बढ़ावे के लिए मैं हर तरीके के एफर्ट लगाता हूँ और लगाता रहूँगा। जहाँ तक यूपी बोर्ड की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजी आती है, हो सकता है ये बंदा इंग्लिश में कंफर्ट ना हो। इंग्लिश स्पोकन अलग पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना अलग पार्ट है, लिखना अलग पार्ट है। किसी भी लैंग्वेज के एटलीस्ट 3 पिलर तो होते हैं, उसको बोलना, समझना और लिखना। नो डाउट। ठीक है सर। तो जब मैं आया मुझे लगा कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, नहीं तो आप लोग समझते नहीं। मैं बहुत मजे की बात बताऊं, एल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट है और उनकी पूरी पढ़ाई उनकी मदर लैंग्वेज में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप भी इंग्लिश के टीचर है, मैं तो खुद बच्चों को इंग्लिश के लिए प्रमोट करता हूँ फॉर मेकिंग अ डीपर इंप्रेशन ऑन अदर। अगर आप थोड़ा स्पोकन इंग्लिश होते हैं तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश। एल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब जर्मन थे वो तो, हाँ, म्यूनिख। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जो मिडिल क्लास तक की पढ़ाई है पूरी 8th क्लास तक की, वो मलयालम में मदर लैंग्वेज में हुई। बिल्कुल। और तो ये लोगों का एक कंसेप्ट है कि नहीं, अगर इससे होगा, इससे ये कोई मैटर नहीं करता है, लैंग्वेज का जानना जरूरी है, और इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है तो हमें इंग्लिश को जानना चाहिए। मल्टीपल है, ग्लोबल लैंग्वेज है, उसके अपने अलग फायदे हैं, नुकसान तो खैर कुछ है ही नहीं, फायदा ही फायदा है उससे। तो मुझे लगा कि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि 12th का एग्ज़ाम हम इंग्लिश में देंगे, और उसके लिए मुझे बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ी। और मज़े की बात ये कि 12th क्लास में लिटरेचर में 10 नंबर के सवाल आते हैं सर जी। तो हम लोगों के यूपी बोर्ड की आदत, मेरी तो खास तौर से है, अक्सर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो हिंदी ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वहाँ एक कन्वर्जन आता था, कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, राइट।
तो वो एक इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है, ना चाहते हुए भी हम उसको अप्लाई करते हैं। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कई बार इन्होंने भी मुझसे बात की, और बीइंग एन इंग्लिश टीचर ये मुझसे बात करते थे, कुछ इंग्लिश में बोलते थे तो मुझे भी हिंदी में वो ट्रांसलेट कर देते थे, और फिर बाद में हंसते थे कि अरे फरहान सर सॉरी यार, हम तो भूल गए, आप जानते हैं। तो ये मतलब एक बिहेवियर होता है, हाँ, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर होता है, और ये फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, चलता रहता है। खैर, तो उसका एक एडवांटेज मिला। तो मैं जे एकेडमी का बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात बताऊं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो कई कंटेंट बैठे हुए थे वहाँ, कॉम्पिटिटर, इंटरव्यूअर कह लो, कुछ भी कह लो। तो मुझे याद है एक लेडी तो बड़ी स्ट्रांग थी, उसने तो कहा, पहले पूछा सर आप किस बोर्ड से, तो मैंने कहा, तो वो स्ट्रांगली बोली सर आई थिंक डोंट वेस्ट द टाइम हियर, आई थिंक योर सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ऐसे ही मैं मुस्कुराया जैसा यहाँ पे थे, मैंने कहा मैम डोंट बॉदर्ड अबाउट मी एंड लुक योर कंडीशन, आर यू कंफर्ट टू टीच इन क्लास, यू डोंट नो हु आई एम। तो मुझे लगा कि बिना इंग्लिश के लोग कुछ समझते ही नहीं है। फिर वो इतनी शांत रही, और उसका फरहान सर मैं आपको बताऊं, उसका सिलेक्शन तो जूनियर विंग में भी नहीं हो पाया। बताइए। और उस वक्त भी रिटन एग्जाम था, और सारा जो प्रोटोकॉल आज फॉलो होता है वही फॉलो हुआ था, और सारा रियलिस्टिक था, और आज भी है एक्चुअली। मतलब आपको एहसास हो गया तो आपको और ज्यादा हो गया। हाँ, जे एकेडमी ऑथेंटिक टीचर्स को लेता है। श्योर। तो इंग्लिश का ये रोल रहा, और मैंने समझा। फिर इस इंग्लिश को एलोबरेट करने में हमारी जो गाइड है, जिनका नाम है डॉक्टर कुसुम सिंह, उन्होंने हर तरीके से हमारी मेहनत करी, और पूरी थीसिस मैंने खुद लिखी है, कई बार लिखी। मेरे इतने पेपर रखे, मैं लोगों को बताता हूँ, वो पेपर इसीलिए रखे कि ताकि एक जो है ना निशानी बनी रहे कि ये जो काम पीएचडी का है ये ऑथेंटिक है, ये फर्जीफिकेशन नहीं मेरी पीएचडी का। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, उनका कल्चर ही है, काम करो जी। तो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट, फिर बहुत सारी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें उनको अटेंड करना, पेपर पब्लिश करना, तो धीरे धीरे इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट होता चला गया। और फिर आप जैसे दोस्तों का भी सपोर्ट की, ये वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, परविंदर सर हैं, आईविन सर हैं, एंड बहुत सारे लोगों का इसमें सपोर्ट रहा। और ठीक है, इंग्लिश तो इस लायक है। मेरा तो नाम आप इसलिए ले रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं फरहान सर। आज मैंने पॉडकास्ट पे आपको इनवाइट किया है, तो आप नहीं, इनवाइट तो आप कई बार से कर रहे थे, और आज ही नहीं कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। हमारा प्लेजर है सर कि आपने हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। तो मतलब काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है आपका एक्सपीरियंस। एक यूपी बोर्ड से, एक छोटे से कस्बे से आप फिर झांसी आए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद दौरान आपके पीएचडी ही मेरे ख्याल में आपको अब जे एकेडमी आपने ज्वाइन किया, और फिर तब से आपका जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा है। फरहान सर देखिए, सफ़र तो बहुत कुछ आप के बिहेवियर से अच्छा रहता है। अपना बिहेवियर हमेशा कभी समंदर बन के किसी को डुबोना नहीं रहा, हमेशा तिनका बन के किसी का सहारा बन के उसको निकालना रहा। किसी की कोई प्रॉब्लम है, हम किस लेवल पे उसको सॉल्व कर सकते हैं वो मैं सॉल्व करता हूँ आज भी, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट टीचर हो, को टीचर हो, या कोई भी हो। और कोई भी नया टीचर मैं देखता हूँ कभी भी, और वो कहीं डाउन होता तो मैं उसको एलेबोरेट होता करता हूँ, ना कि उसकी कमियां निकाल के एक्सपोज करना। और उसका फ़ायदा हमें रिसर्च में भी मिला, और आगे भी मिल रहा, और आगे मिलेगा। हमारा एक सिंपल सी फिलॉसफी रही, जी आई नेवर थिंक कि माई वे इज हाईवे। अच्छा। मेरा मानना है कि सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ आता है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर सीखने की चाहत पैदा होती है, और मैं गलतियां एक्सेप्ट करता हूँ तो उसको रेक्टिफाई करता हूँ। सर मैं अभी यहाँ देख रहा था, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ एक्चुअली, ये अगर सर की अगर तारीफ करूँ तो सर थोड़ा सा मतलब एक्सेप्ट नहीं करते उन सारी चीज़ों को। जैसे मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था फरहान सर को, अपने आप से कंपेयर कर रहा था कि एक फरहान है जो होस्ट कर रहा है इस शो को, और एक फरहान अली आए हैं जो डॉक्टर हैं, पीएचडी कर रखी है इन्होंने, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैंने ये भी देखा कि जब ये इस पॉडकास्ट स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो 2-3 बच्चे इन्हें मिले यहाँ पर, जिन्होंने इनके पैर छुए, जो जिनको ये पढ़ा चुके हैं और आज भी इनकी क्लासेस को मिस कर रहे हैं। तो एक्चुअली सर कैसा फील होता है? सबसे पहले देखिए फरहान सर, मैं बच्चों को भी क्लास में बताता हूँ, और कहीं पे भी सिखाने का मौका मिलता है तो मैं लोगों से कहता भी हूँ। जैसा कि आपने देखा आजकल बड़े बड़े बैनर छप रहे हैं, पोस्टर छप रहे हैं कि शिक्षा भी और संस्कार भी। जी। तालीम की कमी को तरबियत पूरी कर सकती है। तरबियत को उर्दू जबान में तरबियत कहते हैं, उसी को हिंदी में संस्कार कहते हैं, लेकिन संस्कार की कमी को तालीम पूरा नहीं कर सकती, नो डाउट। तो एजुकेशन के साथ एजुकेटेड होना जरूरी, जिसको कहते हैं संस्कारी होना जरूरी है। तो सर तो मतलब एक थोड़ा सा एक ये मेरा थोड़ा सर से थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर।
मैं यूजुअली ये सवाल पूछना चाहता हूं अपने जो मैं गेस्ट को बुलाता हूं यहाँ पे, सर हाउ IQ एंड EQ प्ले रोल इन आवर लाइफ। मतलब एक IQ हो गया हमारा इंटेलिजेंट क्वोशेंट और एक हो गया EQ जो हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं। तो सर अगर ध्यान से सुनिएगा सर मेरा सवाल, व्यूअर्स मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा सा इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड टीचर बैठे हुए हैं हमारे सामने। आप कह रहे हैं तालीम, और तालीम के साथ साथ आप संस्कार की बात कर रहे हैं, तो मैं तालीम को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। तालीम को कहते हैं एजुकेशन। तो संस्कार और एजुकेशन, तो अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप एजुकेशन को जो आप ले रहे हैं उसको आप दूसरों को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं। लेट मी कंप्लीट। और दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं EQ और IQ की अगर मैं बात करूं तो IQ जो होता है वो होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो इंसान अपने बारे में सोचता है कि हमारा फायदा कहां हो रहा है, और EQ में होता है इंसान इमोशनल। तो वो अगर उसका फायदा भी हो रहा होता है तो वो उसको अवॉइड करके इमोशनल अपने जो अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं उसको प्रायोरिटाइज करके आगे परसू करता है अपनी जिंदगी को। तो आपके हिसाब से IQ और EQ विच वन इज बेटर टू इंप्रूव और टू ग्रो, बताएं। देखिए सर, ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और एक बार एक शेख सादी का हमें एक वाकया याद आता है कि कभी कभी ऐसा सच बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है जिससे आपको पता हो कि बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे हमें इमोशंस भी दिखाना पड़ते हैं, क्योंकि कई लोग इमोशनल होते हैं। अगर आप इमोशंस नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है वो आपकी लाइफ से सेपरेट हो जाए। और कहीं कहीं हमें IQ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कई लोगों को सपोर्ट करने के लिए और कई लोगों को जोड़ने के लिए। तो हमें प्लेस टू प्लेस IQ और EQ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तो मैनिपुलेशन हो गया सर। मैनिपुलेशन अलग चीज है। मैनिपुलेशन में हम हमेशा फायदा देखते हैं। तो IQ तो फायदा ही हुआ ना। नहीं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन केवल और केवल आपको पता होगा या उसको पता होगा, बाकी तीसरे को तो कुछ भी नजर आ सकता है एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी और आपकी लड़ाई चल रही है और मैं एक पत्थर उठा रहा हूं, मैं पीछे देख रहा हूं कि कुत्ता आ रहा है और वो हो सकता है फरहान सर को काट सकता हो। ठीक है। मेरा इंटेंशन अलग है, आप क्या सोच रहे हैं, मेरी लड़ाई चल रही है और मैं ऐसे थ्रो करने जा रहा हूं, हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मारने आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। तो कोई क्या सोच रहा है तो ये अलग बात है। मैं बच्चों से कहता हूँ, बच्चे कहते क्या सर आप इतनी ये मोटिवेशनल स्पीच देते, इसका कोई फायदा होता? मैं कहता हो या ना हो, मैं एक बात जुमला जरूर बोलता हूँ, कोई जागे या न जागे, कोई जागे या न जागे, मुकद्दर उसका, आपका फर्ज है आवाज लगाते रहना। बहुत बढ़िया। आप अच्छाई फैलाइए, अच्छा। बुराई अपने आप चली जाएगी। एक छोटा सा दीपक जो है बहुत बड़े अंधकार को, एक अंधेरे इलाके को रोशन कर देता है। तो मतलब मेरे ख्याल में फरहान सर से अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब सर आप इस कॉन्सेप्ट पे जी रहे हैं, फेथ इन गुडनेस। यस सर, श्योर। मतलब आपके साथ कोई कुछ भी कर दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हम उस जैसे हो जाएंगे फरहान सर, आप समझिए, तो उसकी जीत हो गई। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई किसी बात को लेके आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि फरहान सर मुझसे उलझ जाए, और मैं बिल्कुल साइलेंट मोड में हूं, बिल्कुल अपना वही अंदाज है। लेकिन अगर हम आपके जैसे एग्रेसिव मोड में आ गए तो आपकी जीत हो गई, क्योंकि आप चाह रहे थे कि फरहान सर एग्रेसिव मोड में आ जाए। तो बड़ा, मैं बहुत दो बातों में अपनी बात खत्म करता हूं। जैसा कि आप बात निकल आई तो मैं बता रहा हूं कि एक बात याद रखना फरहान सर, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। बहुत कुछ बर्दाश्त करके, कुछ सब्र करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। एक्चुअली तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करना बेहतर होता है, कई बार रिलेशन को बचाने के लिए, कई बार अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, कई बार दोस्ती को बचाने के लिए, और कई बार सोसाइटी और सिस्टम को बचाने के लिए। सर क्या आप इस चीज पे यकीन रखते हैं? चलिए हम ये वाला सवाल करके फिर आखिरी सवाल पे आते हैं। जो बच्चे बेचारे सोच रहे होंगे कि हम अपनी बातों में लग गए हैं, एक्चुअली ये डिस्कशन भी बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। सर आप क्या मानते हैं कि क्या हमें अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करना चाहिए? पहले मैं आपको बता देता हूं पहले एक चीज, कि अगर आप किसी ऑरेंज को स्क्वीज करें, स्क्वीज निचोड़ें, तो उसमें से क्या बाहर आएगा? ऑरेंज जूस, अनार का जूस तो बाहर आएगा नहीं। तो आप जो भी हैं, आप ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे प्रोवोक किया तो मैंने गाली दे दी उसको, या मैंने उसको मार दिया। पहले उसने लड़ाई शुरू की तो मैंने भी उसको लड़ाई किया।
उसने पहले मुझे क्रिटिसाइज किया तो मैंने भी उसको क्रिटिसाइज किया। क्या आप इस चीज को मानते हैं, जो मैंने एक वर्ड यूज किया फेथ इन गुडनेस, जो हमेशा एपीजे कलाम की जो मदर थी जिनका नाम था आशी अम्मा, उनका ये कॉन्सेप्ट था फेथ इन गुडनेस, कि हम जो हैं हम वही रहें, जिंदगी में हमारे जितनी भी परेशानियां आ रही हो, हम खुश हों तो हम खुश हों, हम अगर दुखी हों तो हम दुखी हों, हमें प्रिटेंड नहीं करना कुछ। अब जैसा एक बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है जो हर एक इंसान देता है, जिससे मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, कि आप जो हैं आप वो रहिए। अगर जो जैसे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे उस जानवर का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही निहायती गंदा जानवर होता है, जिसको हम PIG बोलते हैं। वो कीचड़ में पाया जाता है, जिसको हम पिग्स बोलते हैं, राइट। वो कीचड़ में पाए जाते हैं, और आप वहां से सफेद कपड़े पहन के निकल रहे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, वो खेल रहे हैं अपना, और आप वहां से निकले और वो एक छींट आपके ऊपर आ गई, एक छींट। आपके पास दो ऑप्शन है, उस एक छींट को हटाएं और आगे अपने काम की तरफ बढ़ जाएं, और दूसरी चीज है कि उस कीचड़ में उतर के उन्हीं की तरह बन के उनसे लड़ना कि छींट कैसे आई। तो एक्चुअली ये करना चाहिए हमें कि हम दूसरों की सिचुएशन में जाके उनके तरह बन के सिचुएशन को डील करना चाहिए। नहीं सर, एजुकेशन सेंटर हो या और कोई सेक्टर हो, हमें अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे कामों के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो बड़े काम के लिए आप अयोग्य हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो हमें मतलब एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ, एलिजिबल नहीं रहेंगे। हमें एनर्जी सेव करना है। लोग तो चाहते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, ये सब हार्डल को हटाना है और हमें अपने टारगेट गोल को देखना है। दूसरी बात यह है कि सर कुछ आप इस लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये बताना चाहते हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों को स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक्स पढ़े? वो पहले 10 से शुरू करते हैं। देखिए सर, अगर टॉपिक की बात करें, बच्चों की बात करें, तो बच्चे को अगर हम पढ़ाई के क्राइटेरिया से देखेंगे तो बच्चे 3 कैटेगराइज में हम रखेंगे। ठीक है। एक बच्चे वो किसी कंडीशन की वजह से या डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से वो पूरी साल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए। ठीक है। एक बच्चा है जो रैंकर है और टॉप 10 की सीरीज में आते हैं स्कूल लेवल पे, क्लास के लेवल पे, उनका पूरा पार्ट प्रिपेयर होता है। फिर भी मैं उनको थोड़ा सा गाइडलाइन देता हूँ कि डायग्रामेटिक पार्ट पे ध्यान दें। बायोलॉजी का दूसरा नाम डायग्राम है। ठीक है। कई बार क्या आपके पॉइंट अगर कमजोर पड़ रहे हैं और डायग्राम है, तो वो पॉइंट की कमी को डायग्राम फिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनसेट कर देते हैं। हाँ, कंपनसेट कर देते हैं। और कई बार स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लिख पाए तो डायग्राम ने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है भाई, जरूरी नहीं कि आप व्यवहार किसी को कैश में दें। आपने कोई मटेरियल गिफ्ट कर दिया तो वो भी उसी कंटेंट में इंक्लूड। तो अगर वो सवाल पूछा ही नहीं गया उसके अंदर के डायग्राम बनाना है, नहीं सर, एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बोर्ड में एक इंस्ट्रक्शन लिख के आता है, ड्रॉ द डायग्राम वेयर इज नीडेड। अच्छा, समटाइम इन क्वेश्चन डायग्राम इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड। क्वेश्चन में डायरेक्ट डायग्राम नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आंसर अच्छा एलेबोरेट हो सकता है, उसका इंप्रेशन और अच्छा हो सकता है, क्वालिटी इनहेंस हो सकती है, बेटर आंसर हो सकता है अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर दें, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम नहीं काटा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये बच्चों देख लो, सुन लो बहुत अच्छी तरीके से कि और CBSE में दोनों प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम डायग्राम और ड्रॉन इन द क्वेश्चन पेपर यू हैव टू लेबल ओनली। ठीक है, लेबलिंग के लिए आएगा। कई बार आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना और उसमें आ गया लेबल दिस एंड दैट, ये पार्ट इंडिकेट कर दिए। तो CBSE के बच्चों को दोनों चीजों की प्रैक्टिस करना है, लेबलिंग की भी और डायग्राम। सर यहाँ हमारे CBSE और वेटेज ऑफ मार्क्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। सर ICSE के बच्चे भी हैं आपके व्यूअर्स? सर ICSE के बच्चे भी हैं। तो सर आपको बता दें कि डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं, लेकिन पैटर्न सब में NCERT है। NCERT कंटेंट के ही सराउंडिंग में सारा सिस्टम रहेगा, तो गाइडलाइन सबके लिए सिमिलर ही रहेगी। ठीक है। एक तो डायग्राम हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ने से वेटेज ऑफ मार्क्स दिया रहता है कि इस यूनिट से इतना आएगा, इस यूनिट से इतना। अब जैसे एक बच्चा है, किसी वजह से वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाया जी, तो अब उसको ये देखना है कि किससे कितने नंबर का, पहले वो पासिंग मार्क्स पे फोकस करे, फिर तो मीडियोकर लाइन पे जाने की कोशिश करें। क्योंकि आपने कहावत पढ़ी, रोमन वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बहुत बड़ा टास्क है, कई दिनों का काम है। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, शॉर्ट टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना है। ठीक है सर, तो उससे आपको वेटेज मिलेगा। कम टाइम में आपके पासिंग मार्क्स से थोड़ा अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो आपकी एक रेंज
सब्जेक्ट में सही पहुंच जाएगी। पूरे नंबर लाने का कौन सा, मतलब अब आप, मुझे पता है अब ये पूरे नंबर लाने के लिए तो अच्छे सर से डे पढ़िए। बाय डे मेहनत रहती है, एक बच्चे का पूरा डे फर्स्ट से उसकी मेहनत रहती है। बायो में 90 और 100 लाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से, स्कोरिंग टॉपिक्स? स्कोरिंग टॉपिक्स अगर हम जो 12th क्लास की बात करें तो जेनेटिक्स है, ठीक और है। उस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, एक जेनेटिक्स के 2 चैप्टर और एक एवोल्यूशन का। 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन उससे हैं। ठीक है। और फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन की है सर, उससे 14 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इजी यूनिट है और पीछे लास्ट की यूनिट्स हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट के। और इसी तरीके से 10th क्लास की अगर हम स्पेशली सीबीएसई की बात करें तो एक पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। वो बेसिकली उसमें अपने आप में 5 चैप्टर हैं इनडायरेक्ट में। अच्छा। और हाउ डू ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस, तो इससे ज़्यादा कंटेंट मिलता है। पीछे के चैप्टर जनरलाइज रहते हैं, जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एनर्जी वगैरह। वो बच्चा सीबीएसई में एसएसटी में भी पढ़ता है, तो उन टॉपिक में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती। बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम, आप भी टीचर नहीं लेकिन आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हम लोग इनसे डेली रूबरू होते रहते हैं इन क्वेश्चन से। बच्चा अपने आईक्यू लेवल पे काफ़ी हद तक परफॉर्म भी करता है, हम लोग कॉपी में देखते हैं, तो बच्चा स्कोर कर सकता है। और डे बाय डे मेहनत करना पड़ेगी और एक टाइम बॉन्डेड टाइम पे पढ़ना पड़ेगा बच्चे को। हर काम में मेहनत मस्ट है, बिना मेहनत के लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये है बात। फरहान सर की अगले सवाल से, ये अगला सवाल है, पर उसके बाद सेकंड ऑप्शन, मतलब 2 सवाल हैं और इनके चेहरे से बहुत ज़्यादा एक परेशानी झलक रही, थकान दिख रही है, तो मैं उनकी परेशानी को दूर कर देता हूँ। सवाल से 2 बचे हैं आपके। पहला सवाल, मतलब दो सवाल में से पहला सवाल ये है कि सर एक ऐसी सलाह बच्चों को जो एक्चुअली उनको इम्प्रूव करे, नथिंग से एवरीथिंग बना दे, एक ऐसी सलाह इस लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म देखिए, बच्चों को हम और उनके पेरेंट्स को भी ये सलाह देना चाहेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में, कि लाइफ में बेटा आपको 3 पी याद रखना है। पहली पी जो है वो प्रयास है, यानी आपको अपनी ड्यूटी, अपना जो काम है, जो मेन कर्तव्य है, उसको लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी स्ट्रेंथ और वर्थ के साथ करना है। ठीक है। उसके बाद आपको गॉड से प्रेयर करना है, सेकेंड पी है। और थर्ड पी आता है उसके बाद आपको वेट करना है, प्रतीक्षा करना है। बहुत बढ़िया। और अगर इसमें से कोई भी एक पी एब्सेंट होगी तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट जरूर आएगी, जिसमें से पहली और दूसरी पी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिजल्ट अच्छा ही आना है। अपना काम ईमानदारी से, प्रेयर ईमानदारी से, फिर आपको प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, डेफिनेटली अच्छा आएगा। प्रयास बहुत ही बढ़िया, मतलब एफर्ट्स, प्रेयर, किसी भी भगवान को मानते हो, भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को, प्रेयर, और आखिरी है प्रतीक्षा। जब आप कुछ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सपेक्टेशन रहेगी। लास्ट क्वेश्चन, और फरहान सर के जो चेहरा और माथा है, जो परेशानी की लकीरें जो मैं बहुत ही आसानी से देख सकता हूं, वो खत्म करने वाला हूं मैं। सर अगर टीचर ना होते, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से आंसर देना होगा। जी जी जी, अगर टीचर ना होते तो क्या होते, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टीचर ना होते, जो भी होते वो उसमें मास्टरी कर रहे होते। टीचर ना होते तो क्या होते और क्यों होते? देखिए, अगर मैं टीचर नहीं भी होता तो मेरा रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट था और बचपन से ही था। मैं आपको बिल्कुल प्लेटफॉर्म के जरिए से बताऊं फरहान सर, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि बायोलॉजी क्या होती है, जी, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, तो भी मुझे डिफरेंट टाइप की बर्ड्स की स्टडी कर रही मैंने जी, कस्बे में रह के। डिफरेंट टाइप के बर्ड्स की नेस्ट की स्टडी। आपको बता दें कि जो हाउस क्रो का घोंसला होता है वो कांटों का बना होता है। अच्छा, वो हाउस क्रो का? हाँ, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है गॉड नोज, लेकिन सारे कांटे ऐसे पॉइंटेड होते हैं, आउटसाइड कांटे होंगे, अंदर बिल्कुल स्मूथ होगा। अच्छा, पोर्क्यूपाइन की तरह बाहर निकला रहता है जो। अब वीवर बर्ड का अगर आप घोंसला देख लेंगे नेस्ट, तो आज के साइंटिस्ट भी परेशान है कि ये बनता कैसे। बड़ी एक लंबी टेक्नोलॉजी है उसकी। उनके अंडों को रिकॉग्नाइज करना, उनके बिहेवियर को देखना, फ्रॉग वगैरह तो अक्सर केंचुए वगैरह, तो ये सब की स्टडी। ये सब जब आपने हाँ, बायोलॉजी में अपना करियर इन्नेट बिहेवियर, इनको सर्च करना, देखना, डिफरेंट टाइप की क्रॉप की स्टडी करना, इसकी ये फूल का ऐसा कलर क्यों है, उसका ऐसा कलर क्यों है, ये मीठा क्यों है, ये कड़वा क्यों है, ये सवाल बचपन से ही आते थे, जैसे कि मुझे आगे चल के बायोलॉजी ही पढ़ाना हो। ही वाज बोर्न टू बिकम अ टीचर, आई थिंक। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाई नेचर होती हैं। और डिफरेंट टाइप की हनी बीज की स्टडी, उसी टाइम 2-4 स्पीशीज़ को हम जानते थे जब कस्बे में ही थे।
और मेरा एक दोस्त था, वो हनी बीज के कॉम को तोड़ लेता था किसी तरीके से, तो हम लोग इंडिजीनियस वे में भी स्टडी इनडायरेक्ट में करते रहते थे, तो उसका फिर आगे चल के फायदा हुआ। एक जैसे प्लांट है, सभी लोग सुनते रहते हैं, एक बड़ा पॉपुलर तेल आता है, घृत कुमारी तेल आता है, एक भृंगराज तेल आता हाँ, है, भृंगराज उसमें तो एक सुना है। मेडिसिन डाली जाती घमरा। तो जब मैं पढ़ा लिखा नहीं था बॉटनी वगैरह, तब भी मुझे घमरे की सारी स्पीशीज पता थी कि ये वाला इस काम में आता है, ये इसमें आता है, ये इसमें आता है, और अगर खेतों में कट लग जाए तो किस पत्ती से ब्लड रुकेगा, किस पत्ती का काम एंटीसेप्टिक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिजीनियस लेवल पे मुझे पहले से ही पता थी। अच्छा, साइंस में, बायोलॉजी में ये हम लोगों को रिसर्च की फील्ड में पढ़ाया भी जाता है। अब सबसे पहला तो कोटेशन ये सिखाया था, इंडिविजुअल अप्रोच कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ये मत सोचो कि हम ही सब कुछ करेंगे, Actually, सभी लोग सब कुछ मिलके सब करेंगे टुगेदर। हाँ, तो ये टीम वर्क पे, उस पे ज़्यादा हम लोग एम्फेसाइज करते हैं। और रिसर्च में तो हम लोग जो इंडिजीनियस लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी भी नॉलेज को लेते हैं। एक्चुअली उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, बस उनको क्या है कि उनके पास कोई लिटरेचर नहीं है और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब ऐसे बाकी दे नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्लांट ऑन डिफरेंट टाइप द एनिमल। पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मुझे नहीं बोलने दे रहे, अपने होस्ट को नहीं बोलने दे रहे हैं। चलिए बोलिए सर, आपने इतनी वो कहा कि थकान है, मुझे थकान नहीं है। मैं देख लिया आपने, मैं ये बताना चाहता था कि थके नहीं है ये। एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो मैकेनिक्स होते हैं, जो हमारी गाड़ियों को ठीक करते हैं, तो दे आर नोन एज मैकेनिक, दे आर इंजीनियर्स, क्योंकि उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है। इसी तरीके से आप कह रहे हैं जो वो यस बिल्कुल राइट सर। कई बार उनमें से किसी के पास डिग्री डिप्लोमा होता है, तो एक वो सर्टिफाइड गैराज खोलते हैं, उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं और उनके अंडर में लोग काम करते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि नॉलेज के साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि यूट्यूब है, तो आपने पूछा कि बुक अच्छी है कि यूट्यूब, अगर कंपेयर करेंगे तो बुक अच्छी है, बिल्कुल सही। लेकिन यूट्यूब, अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब टोटल बेकार है, नहीं बिल्कुल, हर एक चीज के मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, YouTube लेकिन मेरिट्स बुक के ज्यादा है। हमारा प्लेटफॉर्म भी और यूट्यूब ये पर ही है। यूट्यूब ही एक प्रोग्राम है बिल्कुल, और जिसमें हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और एक्चुअली 20-20, 25-25, 30-30 साल, 15-15 साल पुराने जो टीचर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है इतना अपनी फील्ड में, कल्ट टीचर्स हैं, नाम है जिनका, मैं उनको बुला रहा हूँ। तो उसी थीम में आज हमारे फरहान सर ने हमारे साथ जो इंटरव्यू, जो पॉडकास्ट शूट किया है और अपने जो एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं, मैं उनके लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे बुलावे पे आए, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ इन्हें अप्रोच करूँ, बट ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे थे कि इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी इनको टाइम मिल रहा था तो हमारा शूट किसी और से हो रहा था। ऑल इंडिया रैंक नीट में 720 आउट ऑफ 720 आयुष नौगरिया का हमने इंटरव्यू ले लिया है। फरहान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। जिस तरीके से आपका फीडबैक बच्चे देते हैं हमें बाहर, जब जो हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, फिर ये वो इनसे पढ़ते हैं और फिर वो बाद में हमसे फिर मिलते हैं, तो वो जिस तरीके से बताते हैं, उसी खूबसूरती से, उसी एक्सपर्टीज से, उसी स्किल से जो आपने आज सारे सवालों के आंसर दिए, उसके लिए आपको हैट्स ऑफ है। और आप इस प्लेटफॉर्म को कितना पॉजिटिव समझते हैं और ये किस तरीके से एक चेंज ला सकता है बच्चों के अंदर, वो सर एक संक्षिप्त में आखिरी में बोल दीजिए। देखिए, इससे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि फरहान सर की आपका इंटेंशन इसमें पॉजिटिव है, इसमें आपका कोई पर्सनल गेन नहीं है, लोगों को फायदा पहुंचाने का है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज 101% सक्सेस होती हैं। रही बात इम्प्रूवमेंट आने की, तो एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग लगाती है और इस चैनल से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और आगे फायदा होता रहेगा। आप अपने व्यूअर्स से बोल दीजिए, मेरे पीछे बोलिएगा। हाँ, मैं पीछे भी और आगे भी व्यूअर से बोल रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ से देख रहे हैं और सबको इस चैनल से नो डाउट फरहान सर फायदा हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बेसिकली फैला रहे हैं चारों तरफ, और पॉजिटिव थॉट को फैलाना आज के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी है। मेरे स्टूडेंट्स, बोलिए मेरे स्टूडेंट्स, अरे बोलिए। हाँ, मेरे स्टूडेंट, हमारे मेरे दोस्त, मेरे मेरे रिश्तेदार सारे लॉजिकली सेंसिबल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।